सिविल सेवक हैं हम लोग, पब्लिक सर्वेंट वाले। तो उसमें कोई वो वाली फीलिंग नहीं है कि सिंघम लाट साहब वाली, वो सब चीज़ें नहीं है। वो सब बाहर से दिखने में अच्छी लगती हैं। शुरुआती दौर का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि यूपीएससी ही करनी है, और मिडिल क्लास फैमिली थी, तो यही थी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए अच्छी सी। 3 बार आपने यूपीएससी क्रैक किया है सर। हाँ, एक्चुअली क्या था, 2018, 19 और 20 में हुआ था, तो उसका रैंक उस हिसाब का नहीं आ पाया, तो वो बार बार देना पड़ा था एग्ज़ाम। काफी लोग जो है पूछते भी हैं कि गुंडा परेड क्या होता है। उसमें पुलिस हस्तक नियमावली के तहत एक गुंडा रजिस्टर को संधारित थाने के स्तर से किया जाता है जी। और उसमें 14 हेड्स होते हैं उसमें, जैसे कालाबाजारी हुआ, दंगाई हुआ, शराबी हुआ। आप अगर नहीं रहोगे फील्ड में तो फिर पुलिस का होने का मतलब नहीं है। पुलिस दरअसल सर्विस है 24/7 आवर्स की। जी। जैसे आप इसको एक नौकरी के रूम में नहीं ले सकते हो, क्योंकि कभी भी आपके पास कॉल आ सकता है। 2 बजे भी आपका कॉल आता है, 3 बजे भी आपके पास कॉल आता है, आप उसको उठाते हैं। बार बार बोलता हूँ, मेरा कोई पर्सनल फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई पर्सनल इंस्टा अकाउंट नहीं है मेरा। मतलब सोशल मीडिया नहीं यूज करते? कोई नहीं करता हूँ। पिछले आज से नहीं, पिछले करीबन 7-8 साल हो गए मैंने यूज़ नहीं किया। तभी तैयारी के दौरान ही उसको डिलीट कर दिए थे। तो लोग उस वक्त जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है वो आईपीएस ऑफिसर जिसने प्रशांत किशोर को मासूम। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें दो देखिए, मीडिया में ये चीज़ें चलती रहती हैं, और मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें कि कोई सिंघम और हीरो वाली जो इमेज होती है, ऐसा ये नहीं होता है उसमें। और पुलिसिंग बिल्कुल सिंपल है, और पिक्चरों में जो आप पुलिसिंग देखते हो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। डील और रियल लाइफ में हाँ, वो अंतर है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से निकले हुए एक युवा जो बिहार में काफी चर्चा का विषय बन गए। लोग इनको इनके अंदाज से जानते हैं, इनके कार्यशैली से जानते हैं। दमदार पर्सनैलिटी और काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अपराधी भी इनके नाम से घबराते हैं। जब इनको देखते हैं तो लोग अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के रहने वाले और पटना वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभात। थैंक यू वेरी मच। फतेहपुर उत्तर प्रदेश का छोटा सा जगह है जहां से आपने यूपीएससी क्रैक किया, पढ़ाई लिखाई आपने की। पहले उस दौर की बात करते हैं, थोड़ा शुरुआत से जानते हैं कि कैसे तैयारी हुई, आईपीएस बनी। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जो टाउन है, उसके गांव है, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद जो एजुकेशन हुई आगे की मेरी, तो वो भरतपुर राजस्थान से हुई। और चूँकि बॉर्डर एरिया पर गांव था, तो ज़्यादातर आना जाना राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा पास पड़ता था, वहाँ लगा रहता था। फैमिली भी बाद में उधर ही सेटल हो गई। और शुरुआती दौर का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि यूपीएससी ही करनी है, और मिडिल क्लास फैमिली थी, तो यही थी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए अच्छी सी, और उसी में एक ठीक रहेगा जी। बट यही है कि जब चीज़ें देखते थे, कुछ अपने दोस्तों से मिले जो लोग तैयारी करते थे, कुछ टीचर्स थे जो बताते थे कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। आप यूपीएससी एक संस्था होती है, वो एग्जामिनेशन कराती है सिविल सर्विसेज के, उसमें जाके आप अच्छा अपना कैरियर भी बना सकते हो, या साथ ही साथ पॉजिटिव चेंज अगर आपको कुछ लाने हैं सोसाइटी में, उसके माध्यम से आप कर सकते हो जी। तो फिर वो जर्नी शुरू हुई, फिर एग्ज़ाम दिए, और फिर एग्ज़ाम निकल गया, और इस तरह से। 3 बार आपने यूपीएससी क्रैक किया है सर। हाँ, एक्चुअली क्या था, 2018, 19 और 20 में हुआ था, तो उसका रैंक उस हिसाब का नहीं आ पाया, तो वो बार बार देना पड़ा था एग्ज़ाम। तो उससे पहले 1 साल आईआरपीएस में रहे, उससे पहले आईएएस में रहे 1 साल, और फिर 20 एग्ज़ाम और 21 बैच में फिर इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट हुए। बिहार कैडर ही आखिर क्या था उसके पीछे का मकसद? नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं था। हर व्यक्ति की जो उसमें चॉइसेज होती हैं, वो अपना होम कैडर ही चाहता है अपना। जैसे मेरे लिए अगर कोई पहली प्रेफरेंस होती तो राजस्थान होती या उत्तर प्रदेश होती जी। तो वो भरा भी था, लेकिन वो आपकी वैकेंसीज होती हैं उसमें, और आपकी रैंक भी होती है, आपकी जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से वो एलोकेट होती है। तो मुझे उत्तर प्रदेश या राजस्थान नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद फिर बिहार भरा गया था, तो बिहार एलोकेट हुआ था। भानु प्रताप सिंह सर, आपको लोग लाठीचार्ज एक्सपर्ट कहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग जब आपके पर्सनैलिटी को देखते हैं तो कमेंट्स में लोग कहते हैं कि आईपीएस हो तो इन्हीं की तरह। ना, ऐसा नहीं है। ये देखिए, सोशल मीडिया पुलिसिंग जस्ट इससे अलग है। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग हैं, और मैं उसका समर्थन भी नहीं करता हूँ। आप ऑफिशियल मैनर में रह के काम करिए। और लाठी चार्ज जो एक्सपर्ट वाली बात है, ऐसा नहीं है। कभी लॉ एंड ऑर्डर संधारित करने के लिए पुलिस को कानूनन अधिकार दिया गया कि वो आनुपातिक बल का प्रयोग करेगी। और जो लोग हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, तो वो कोई
दूसरे देश के नागरिक नहीं है या कोई दुश्मन नहीं है, वो अपने ही लोग हैं। उनमें से कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, कुछ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल में या तो वो बातों से आ जाते हैं, नहीं है तो फिर उसमें आनुपातिक बल प्रयोग पुलिस को जैसा ऑथराइज है करने के लिए वो किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो जनरली लॉ एंड ऑर्डर्स बिना उसके ही हम लोगों ने उसमें उसको संधारित कर लिए हैं। जैसे बल प्रयोग की बहुत कम नौबत आई है, लेकिन जहाँ आई तो वहाँ अनुपातिक बल का प्रयोग किया गया। ट्रेनिंग आपकी हुई, ट्रेनिंग के बाद आपको मुजफ्फरपुर में एएसपी बकायदा आपको दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी थी उस वक्त। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, नेतागिरी मैं यहाँ नहीं चलने दूंगा। क्या था उसके पीछे, क्या था मतलब ऐसा क्या माहौल बना जिस वक्त उस तरीके की बातें सामने आई थी? कई तरह की वो ऐसे ही बन गया था, किसी ने शूट कर लिया होगा वीडियो, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे देखिए, जब आप दिल से काम कर रहे होते हो, मेहनत ईमानदारी से, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जनता आपको कभी समझती है, कभी नहीं समझती है। एक लॉ एंड ऑर्डर हुआ था, इसमें एक छोटा सा बच्चा था, वो बाइक से एक्सीडेंट में मारा गया था। उसमें उसको लेके स्थानीय लोग थे, उनका आक्रोश था उसमें। परिजन उनके मान गए थे और रोड जाम खोलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन कुछ जो होते हैं असामाजिक तत्व होते हैं, तो वो लोग पुलिस पर उसमें पथराव कर दिए थे और बार बार समझाने के बाद नहीं मान रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने फिर उसमें कार्रवाई भी की थी, एफआईआर भी बाद में हुई थी कार में बाधा डालने के लिए। जी, आपने कहा भी था उस वीडियो में, मैंने भी सुना उस वीडियो को, आपने कहा था कि एफआईआर मैं करूंगा, आपने किया? एफआईआर हुई थी उसमें, ये मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने का मामला था, वहाँ हुई थी एफआईआर उसमें। और उसके बाद उसमें अरेस्टिंग भी हुई थी, गिरफ्तारियां हुई थी जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था या जो लॉ एंड ऑर्डर को बाधित किए थे या कानून को जिन्होंने हाथ में लिया था। जी। ट्रेनिंग के बाद तुरंत मुजफ्फरपुर जैसे बड़े सिटी की जिम्मेदारी, कितना कठिन था वो वक्त, या फिर आसानी से सब कुछ हो गया? देखिए, ट्रेनिंग के बाद ऐसा मुश्किल नहीं होता। ट्रेनिंग के बाद भी हम लोगों की ट्रेनिंग ही चलती है उसमें। जैसे प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, आपको एएसपी से मिलती है, वो भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स के जो भी पदाधिकारीगण होते हैं, और बाकी का आपके जो सीनियर एसपी होते हैं और जो एसपी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके आपको अधीन रह के कार्य करना पड़ता है और वो ही आपको गाइड करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो उसमें अपना इंडिपेंडेंट तो कुछ भी होता नहीं है। बाकी का जो काम मिलता है वो मेहनत और ईमानदारी से करना है, ये हम लोगों ने सीखा है और सीनियर्स ने भी सिखाया है। पटना पुलिस वेस्ट की जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, पश्चिमी एरिया पूरा आपका है। कैसे आगे की पुलिसिंग के लिए तैयारी चल रही है पटना पुलिस की तरफ से, आपकी तरफ से? हम लोगों का देखो मुख्य काम यही है, एक तो अपराध नियंत्रण में रहे, अपराध हो नहीं, रोकथाम हो अपराध की। अगर कहीं अपराध हो जाए तो टाइम से डिटेक्ट हो जाए और अपराधी है वो उसकी अरेस्टिंग होके माननीय न्यायालय में चला जाए और माननीय न्यायालय के माध्यम से उसको जेल चला जाए, फिर उसका कन्विक्शन हो। तो एक काम तो पुलिस का यही है मुख्यतः, अपराध का नियंत्रण, रोकथाम और उसका उद्भेदन हो जाए। दूसरा है कि विधि व्यवस्था का संधारण हो, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आए जिससे लॉ एंड ऑर्डर बाधित हो। और इसके अलावा तीसरा काम है अनुसंधान करना पुलिस का, यानी जो केसेज आपके पेंडिंग हैं उनमें कमी लाना, मात्रात्मक रूप से भी, क्योंकि पेंडेंसी कुछ थानों की बहुत ज़्यादा है, कुछ की ठीक है, तो उसको कम लाना। साथ ही साथ उसमें गुणवत्ता का भी समावेश करना कि अच्छे से केस डायरी लिखी जाए उसमें। साथ ही साथ उसमें जो साक्ष्य आने चाहिए जिससे अभियोजन पक्ष कमजोर न पड़े, वो मजबूत रहे, वो सारे बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर पटना में। और कन्विक्शन भी आप देख रहे हो कि हो ही रहे हैं इसमें। इसके अलावा केसेज में भी कमी आई है और अपराध को आप देख ही रहे हो, हम लोग उसमें पेट्रोलिंग भी करवाते हैं, साथ ही साथ गुंडा परेड भी इनिशिएटिव चल रहा है। क्या है ये सर गुंडा परेड? काफी लोग जो है पूछते भी हैं कि गुंडा परेड क्या होता है? उसमें पुलिस हस्तक नियमावली के तहत एक गुंडा रजिस्टर को संधारित थाने के स्तर से किया जाता है और उसमें 14 हेड्स होते हैं उसमें, जैसे कालाबाजारी हुआ, दंगाई हुआ, शराबी हुआ। तो उनमें जो लोग जिनके खिलाफ थाने के रिकॉर्ड्स में एंट्री होती है, चाहे वो स्टेशन डायरी के रूम में हो या कोई अन्य अभिलेखी साक्ष्य में हो, तो उसको उसमें गुंडा रजिस्टर में एंट्री की जा सकती है। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको किसी एक दिन फिक्स करके थाने पर उनको बुलाया जाता है और उन पर नज़र रखी जाती है कहीं ये दूसरी फिर दोबारा से कोई गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त तो नहीं है। तो एक थानाध्यक्ष उसको एक दिन फिक्स करता है, उस दिन उनको वहाँ बुलाया जाता है। इसी को गुंडा परेड कहते हैं। फील्ड में अचानक उतर जाते हैं, थानों में अचानक से पहुंच जाते हैं, इसका असर नजर आता है पुलिस? नहीं, आना चाहिए पुलिस को। देखो 24x7 आवर्स का हम लोगों का काम होता है। पुलिस का यही है कि एक तो सबसे अच्छा है कि विजिबिलिटी है पुलिस की, और आप अगर नहीं रहोगे फील्ड में तो फिर पुलिस का होने का मतलब नहीं है। पुलिस दरअसल सर्विस है 24x7 आवर्स की। जैसे आप इसको एक नौकरी के रूम में नहीं ले सकते हो, क्योंकि कभी भी आपके पास कॉल आ सकता है। 2 बजे भी आपका कॉल आता है, 3 बजे भी आपके पास कॉल आता है, आप उसको उठाते हैं।
जी। और थानों को आपको देखना पड़ता है, रात्रि की पेट्रोलिंग भी आपको नियमित देखनी पड़ती है कि आपके सभी लोग काम कर रहे हैं। आपकी टीम जो होती है पूरी पुलिस की, अगर पूरी टीम अच्छे से काम करेगी तो काम उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और पूरी टीम काम नहीं करेगी तो फिर रिजल्ट, आप अकेला व्यक्ति इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकता। रिजल्ट दिखाई देता है जब फील्ड में उतरते हैं तो आपकी आपके फोटोज भी जो है शेयर होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उसका असर जो पुलिस है, जो छवि बनी हुई है लोगों के मन में कि पुलिस की जो छवि पहले के जमाने में थी, लोग डरते थे थाने पर जाने से, क्या वो चेंज हो रही है बिहार में? नहीं, उसके फोटोज तो ऐसे, देखिए मेरा कोई पर्सनल उसमें कोई भी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा कोई पर्सनल फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई पर्सनल इंस्टा अकाउंट नहीं है मेरा, मतलब सोशल मीडिया नहीं यूज करते? कोई नहीं करता हूँ मैं। पिछले, आज से नहीं, पिछले करीबन 7-8 साल हो गए मैंने यूज़ नहीं किया, तभी तैयारी के दौरान ही उसको डिलीट कर दिए थे। और व्हाट्सएप पर्सनल है, उसको यूज़ करते हैं जनरली, नहीं सरकारी जो चैनल्स हैं वहीं ऑफिशियल जो वाइट्स होती हैं वो जो जो प्रॉपर बिहार पुलिस का एक जो पेज है या पटना पुलिस का है उसी पर जाते हैं। और इतना टाइम भी आपको नहीं मिल रहा होता है। और बट ये है कि आपको एक कम्युनिटी पुलिसिंग करनी होती है, लोगों तक जहाँ समझना होता है, लोगों की बातें भी समझनी होती है, तो जो सरकारी नंबर है उसका जो व्हाट्सएप है या उसका जो ट्विटर है उसको एक जो प्रभारी होता है एसएसपी सर के ऑफिस के स्तर से उसको मॉनिटर करता है, तो वहाँ फोटोज जाती हैं तो उनको अपलोड किया जाता है। लोगों के मन में जो छवि थी पहले के जमाने में पुलिस से, जो लोग दूर भागते थे, क्या वो चेंज हो रहा है बिहार में अब धीरे धीरे? नहीं, लोग लोग भाग नहीं रहे। देखिए बिहार में ना बहुत लोकतांत्रिक मतलब किस्म की पुलिसिंग है, मतलब पूरी इंडिया में ही है लोकतांत्रिक किस्म की पुलिसिंग, ऐसा नहीं है कि बिहार में ही है। लेकिन बिहार में जैसे हम लोगों को, हम दूसरे राज्य से आते हैं तो उसमें हम लोग जो अंतर फील कर पाते हैं वो क्लियर देख पाते हैं। जैसे कि एफआईआर अगर आप कहीं कराने जाइएगा, आप इसको आप जाइएगा कहीं दूसरे राज्य में, आप इस अनुभव को उठाइए, मतलब आपको मौका ना मिलेगा ऐसा कि आपको थाना जाना पड़े। लेकिन अगर कभी किसी दोस्त के साथ आपके साथ कुछ हो जाए तो एक बार जाके देखिएगा कि आप कितना मुश्किल है एफआईआर कराना, और बिहार में आप आसानी से एफआईआर करा सकते हो। और मतलब हमारा जो रिपोर्टिंग होता है केसेज का, वो किसी भी थाने का आप देख लीजिएगा, किसी दूसरे राज्य से भी आप तुलना करके वो ज़्यादा मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आसानी से मिलेगा। दूसरे राज्य हैं वहाँ बहुत मुश्किल से एफआईआर हो पाती है, हालांकि 0 एफआईआर का भी इसमें प्रावधान आ गया है। तो बिहार में इजी गोइंग एक तो ये है, दूसरा एक्सेसिबिलिटी वाली प्रॉब्लम होती है कि आदमी की सुगम में पहुंच है कि नहीं है थाने तक। आप देखिएगा हर व्यक्ति यहाँ पे आसानी से थाने तक ही जाता है, साथ ही साथ वरीय पदाधिकारी गण के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे जाता है। जैसे आप वो एसएचओ के पास गया, एसएचओ के पास से वो एसडीपी ऑफिस भी आसानी से एक ही दिन पहुँच जाएगा। दूसरा फिर वो एसपी ऑफिस भी जाएगा, फिर उसके ऊपर वो आईजी सर के ऑफिस में जाएगा, फिर डीजीपी सर के ऑफिस में भी जाएगा, और इवन और भी उसके जो चैनल हैं वहाँ सब उसके आवेदन आते हैं, क्योंकि हम लोग डाक में देखते हैं कि वो उसको कॉपी सारे डिपार्टमेंट्स को दी हुई होती हैं उसकी। तो ये बड़ा उसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छा भी है कि सब लोगों को पता चलती हैं चीज़ें, फिर वो पारदर्शिता भी आती है, कहीं कुछ चीज़ छुपती नहीं है। तो इस मामले में बिहार बहुत आगे है। पटना में आपने जो है कमान संभाला है, कमान संभालते ही कई बड़े बड़े केसेस आपने सोल्व किया। हाल ही में प्रशांत किशोर का जो मामला था उसमें भी आपका नाम आया, हर तरफ खबरें चल रही थी। रीतल यादव जो एमएलए हैं उनका भाई का नाम आया, उनकी गिरफ्तारी हुई। कैसे इन सब चीजों को हैंडल कर लेते हैं? अलग अलग खबरें चलने लगती है सब जगह। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। कमान तो देखिए जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको सीनियर एसपी या एसपी के स्तर से चला जाता है। हम लोग उसमें ट्रेनिंग वाले फेज में होते हैं, सीख रहे होते हैं और सीनियर समझ सिखा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा लोड आप पर नहीं होता है, और चीज़ें आप प्रॉपर मेहनत और ईमानदारी से कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। और वो जो मैटर थे वो कुछ हमारे जुरिडिक्शन में थे, कुछ नहीं थे, तो उसमें अगर कोई क्राइम करेगा या कोई गैर कानूनी गतिविधि करेगा तो उसमें कानून में जो प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करवाना पुलिस का काम है। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो उसके हिसाब से चला जाता है। अभी बीएनएस और बीएनएसएस है, पहले सीआरपीसी आईपीसी हुआ करती थी उसके हिसाब से। लेकिन लोग उस वक्त जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है वो आईपीएस ऑफिसर जिसने प्रशांत किशोर को मासूम। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें दो देखिए मीडिया में ये चीज़ें चलती रहती हैं, और मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी चीज़ें कि कोई सिंघम और हीरो वाली जो इमेज होती है ऐसा ये नहीं होता है उसमें। और पुलिसिंग बिल्कुल सिंपल है, और पिक्चरों में जो आप पुलिसिंग देखते हो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। डील और रियल लाइफ में हाँ वो अंतर है उसमें। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी मूवीज आती है, मूवीज के लिए कंटेंट होता है वो बनता है, लेकिन पुलिसिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ती है इस जॉब में आपको आगे 24/7 प्रतिबद्ध होना पड़ता है इसके लिए, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। फैमिली आपकी पर्सनल लाइफ खत्म होती है इसमें, अगर आप वास्तव में अच्छे से काम कर रहे हो तो। और
स्ट्रेस भी आपको झेलना पड़ता है और फिर उसी में से आप रास्ता निकालते हो। लेकिन पिक्चरों से तुलना करना, ये करना एकदम बेईमानी है, बेकार की बातें हैं। और इसको अट्रैक्ट होकर कोई अगर इसमें करियर बनाना चाहे तो उसके लिए भी बड़ी निराशा मिलेगी उसको। ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में चीज़ें होती हैं और बहुत बोरिंग होती हैं। बोरिंग का मतलब है कि रोज रिपीटेटिव वही काम करना पड़ रहा है आपको, एक ही करना पड़ रहा है, तो आप फिर उससे बोर भी हो जाइएगा। तो वो आप में जज्बा है उसके लिए, वर्दी के प्रति, तभी आप कर पाते हो। कि आप आकर्षित होकर पिक्चर देखकर या मूवी देखकर किसी को आ गए, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। बिल्कुल जस्ट नॉर्मल पुलिसिंग जो होती है, पुलिस वाला होता है, वैसी। कई केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है, पटना में भी और बिहार के कई जिलों की बात करें तो युवा वर्ग के जो लोग हैं, यूथ हैं, वो इस मामले में, इन मामलों में, हत्या में, डकैती में, लूटपाट में ज्यादा आ रहे हैं। वैसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा एक आईपीएस ऑफिसर? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जैसे क्राइम को अगर हम देखें तो क्राइम में एक उसकी प्रॉपर फिलॉसफी होती है, उसका प्रॉपर उसकी स्टडी होती है। जी। तो उसमें आप पैटर्न होता है एक, उसमें देखोगे कि आप अभी विशेषकर मैं यहाँ लोकल क्राइम्स की बात करूँ तो जुवेनाइल बच्चे बहुत हैं जो मर्डर में भी शामिल हैं या लूट में भी शामिल हैं। दूसरा क्या है कि ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनके मतलब जो ड्रग एडिक्ट भी हैं या ड्रग पर उनकी मतलब निर्भरता है, ऐसे उनको भी आप देखोगे उसमें। तो उसमें यही है जो संदेश है कि एक तो माँ बाप भी उन पर ध्यान दें बच्चों पर, कि भाई आप उनका बच्चा कर क्या रहा है। ये नहीं कि 24/7 आवर्स वो उन पर मॉनिटरिंग करें या हेलीकॉप्टर मॉम डैड टाइप से बन जाएं। लेकिन इतना तो कम से कम जवाबदेही बनती है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी, कि भाई उनका बच्चा क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर क्या वो हरकत कर रहा है, क्या कंटेंट वो देख रहा है, क्या अपलोड कर रहा है, कैसे बच्चों के साथ वो बैठ रहा है। अगर वो नहीं करेंगे इसको तो उनका बच्चा उनके हाथ से निकल जाएगा। कई केसेज हम लोगों के पास आते हैं, फिर बाद में पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। और उनको पता ही नहीं उनका बच्चा सोशल मीडिया पर किस तरह की वीडियो अपलोड कर रहा है, हथियार के साथ कर रहा है, रील्स बना के, या किसी बाइक के साथ स्टंट बना के कर रहा है। वो अपनी लाइफ तो जोखिम में डाल ही रहा है, अपने पेरेंट्स की भी डाल रहा है और साथ ही साथ किसी तीसरे नागरिक की भी लाइफ को जोखिम में डाल रहा है। तो एक तो वो उन पर ध्यान दें। दूसरा क्या है, कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा होती है कि लोगों को पुलिस का सपोर्ट करना है ना। और पुलिस भी लोगों के सपोर्ट कर ही रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का सपोर्ट करेंगे तो फिर चीज़ें अच्छी आती हैं, उस पर अपराध पर भी नियंत्रण होता है। तो जो यूथ है या जो बाकी के लोग हैं, कहीं पुलिस जाती है तो उसका सहयोग करें, चाहे किसी अपराधी की गिरफ्तारी हो या किसी के घर का एड्रेस उसको बताना हो या किसी तरह के अपराध से संबंधित कोई खुफिया जानकारी देनी हो, उसमें हम लोग पहचान भी उसकी गुप्त रखते हैं। उनको पुलिस को बताएं और पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। और एक और सवाल, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, काफी पैसे खर्च कर देते हैं, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखवा लेते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगती है, लंबे समय तक वो तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, यूपीएससी कोई लाइफ नहीं होती है, इससे बेटर और भी जॉब हैं, आप हमेशा इसको ध्यान में रखिए। मैं बोलता हूँ जैसे कि यूपीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है कैरियर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और मतलब सब कुछ ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। ट्राई कर लेना चाहिए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं होता है तो फिर दूसरे ऑप्शन है वहाँ तलाशना चाहिए। तैयारी आपको करना है तो ऐसा नहीं है कहीं कोचिंग ही आप करें, कोचिंग वाली बात पे आप पूछ रहे थे, तो आप नॉर्मल अपना एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के, आजकल तो यूट्यूब्स पे और उस पर ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल्स इतना है कि उस पर भी आप रह के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आप में जज्बा है, जुनून है तो आप निकाल लेते हो। अगर आप वास्तव में उसमें आना चाहते हो इस जॉब में, और ये डेडिकेशन का सोशल सर्विस वाला जॉब है, सिविल सर्वेंट भी मतलब ऑल ऑफ अस आर सिविल सर्वेंट वाली जो टर्मिनोलॉजी चलती है, सिविल सेवक है हम लोग, पब्लिक सर्वेंट वाली। तो इसमें कोई वो वाली फीलिंग नहीं है कि सिंघम लाट साहब वाली, वो सब चीज़ें नहीं है। वो सब बाहर से दिखने में अच्छी लगती हैं और जब आप अच्छे से मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो तो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं आपकी। डेडिकेशन होना चाहिए अंदर में। जैसे आपने कहा कि आपने जब शुरू किया था तो उस वक्त आपने व्हाट्सएप के अलावे जो भी चीजें हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सब आपने बंद कर भी दिया था, फिर करते भी नहीं थे। उस टाइम फेसबुक ज़्यादा था, चलन में था, और एक आपका व्हाट्सएप चलता था, टेलीग्राम भी उस टाइम पे आया था। तो 3 चीज़ें ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे और इंस्टा तो फिर उतना लोकप्रिय हुआ नहीं था उस टाइम पे, हम लोगों के चल रहा था। धीरे धीरे और भी प्लेटफॉर्म्स आने लगे थे उसमें, तो उसमें फेसबुक ही ज़्यादातर लोग करते थे। तो फेसबुक अकाउंट था तो फिर वो अवॉइड ही करना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा, फिर यूजलेस भी है उस पर, आप क्या ही करोगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या न्यूज़ आपको चाहिए, रीडिंग मटेरियल्स आपको चाहिए, तो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे कैमरे के पीछे अभिनंदन मौजूद हैं, कहानी जान रहे थे पटना के वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह की।
बने रहें प्रभात खबर के साथ, ऐसे कहानियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।